हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सरल केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण या यौगिकीकरण, जिसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ये बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। आज का टॉपिक वह प्रक्रिया जिससे इनएक्टिव नाइट्रोजन एक्टिव नाइट्रोजन में परिवर्तित हो नाइट्रोजन के यौगिक बना सकती हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती हैं। तो ये हो गया। तो देखते हैं हम क्या है इनएक्टिव नाइट्रोजन। अगर एक्टिव नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है तो उसे ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन को एक्टिव करने के लिए एनर्जी रिच इन्वायरमेंट आवश्यक है। अगर नाइट्रोजन है तो उसको इनएक्टिव को एक्टिव करने के लिए हमें एनर्जी अगर अधिक मात्रा में है इन्वायरमेंट में तो वो अधिक आवश्यकता पड़ती है, या हाई टेम्परेचर या इलेक्ट्रिक आर्क विद्युत विसर्जन आवश्यक एक्टिवेशन एनर्जी प्रदान कर सकते हैं, जिससे नाइट्रोजन रिएक्टिव हो सकती हैं या एक्टिव हो सकती हैं। इस रिएक्शन में मेटेलो एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वायु में लगभग हम जानते हैं 78% फ्री नाइट्रोजन होती है, परंतु सभी जीव इसका उपयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं। डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। जो फ्री नाइट्रोजन होता है 78%, मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहने वाले कुछ जीवाणु, बैक्टीरिया, एजेटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम वायु की फ्री नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट के साथ संगठित कर नाइट्रोजनी कंपाउंड बनाते हैं। मिट्टी में जो भी बैक्टीरिया रहते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के साथ संगठित करके उसको नाइट्रोजनी कंपाउंड बना देंगे, जो नाइट्रोजन फ्री अवस्था में रहता है उसको। फिर क्या है, इसके अतिरिक्त दलहनी के पौधों की जड़ों पर छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग का मूंगफली है, उसमें देखिएगा उसकी जड़ में छोटे छोटे नोड्यूल्स रहते हैं। इस तरीके से अगर हम देखना चाहें तो अगर ये जड़ है तो इसमें क्या रहता है, छोटे छोटे गांठ की तरह नोड्यूल्स बोलते हैं उसको। तो नोड्यूल्स रहता है, वही क्या करता है, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने के लिए सहायता करता है। इसमें बैक्टीरिया जैसे कि जिसमें राइजोबियम लिग्यूमिनोसरम नामक बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। ये छोटे छोटे नोड्यूल्स रहते हैं, उसी में बैक्टीरिया राइजोबियम में उपस्थित रहते हैं। उसी के द्वारा पौधों की जड़ों में छोटे छोटे नोड्यूल्स के द्वारा ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। तो तीसरा और अगला क्या है, ये वायु की फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। फ्री नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल देते हैं। पौधे जड़ों से नाइट्रेट लवण सोख कर अपनी कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये कैसे होता है उसको देखते हैं। ये वायु की फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। देखिए, अगर ये फ्री नाइट्रोजन है, तो ये पौधे क्या करते हैं, इसको नाइट्रेट्स मतलब कि NO2 आयन होता है, ये है नाइट्रेट्स। इसको नाइट्रेट्स में बदल देते हैं फ्री नाइट्रोजन को। जो बैक्टीरिया रहते हैं, पौधे जड़ों से नाइट्रेट्स लवण सोख कर अपनी कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब क्या करते हैं, जो पौधे रहते हैं बहुत सारे, उसमें क्या रहेगा, ये अपने जड़ों से सोख लेंगे नाइट्रेट्स को। ये नाइट्रेट्स है वो जड़ों से सोखते हैं, और जड़ों से सोख करके क्या करते हैं, ये प्रोटीन का ऊपर के भाग की तरफ प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का निर्माण करते हैं तो हरी हरी पत्ती रहता है, तो हरी पत्ती से प्रोटीन का निर्माण के लिए प्रोटीन निर्माण होता है, तो वो एनिमल इन प्लांट को खाते हैं। इनमें मृत शरीर पर भूमि में मिलने वाली जीवाणु तथा कवकों की क्रिया होती है। अब क्या है कि एनिमल जो है वो इस प्लांट को खाएंगे तो उनके बीच में प्रोटीन का स्टोर हो जाएगा, उनके बॉडी में तो प्रोटीन का स्टोर हो जाएगा। तो एनिमल जब मृत होते हैं तो क्या होता है, मृत होने के बाद फिर से उनको मिट्टी में दफना दिया जाता है। तो दफना देते तो उनके बॉडी से जो भी नाइट्रोजन रहते हैं फिर से कहाँ पे चले जाते हैं, मिट्टी पे चले जाते हैं। तो मिट्टी से फिर से अगर वहां पे पौधे लगाते हैं तो फिर से वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में बदल देंगे, और जो नाइट्रेट है वो फिर से प्लांट में जाएगा, फिर से एनिमल, इस तरीके से साइक्लिक चलता रहता है। अब क्या है कि नाइट्रोजन है, सॉरी ये NH3 है, अमोनिया है, नाइट्रो
एक एंजाइम है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, एंजाइम तो नहीं है, वो क्या करता है नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देता है। नाइट्राइट मतलब कि NO2 माइनस में बदल देता है नाइट्रोसोमोनास। अब नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, जो नाइट्राइट है उसको नाइट्रेट में बदल देता है, NO3 माइनस में बदल देता है। तो इस तरीके से बहुत सारे बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं। इस तरीके से आगे रिएक्शन होता जाता है। पौधे क्या करते हैं, पुनः नाइट्रेट का अवशोषण कर लेते हैं, या तो नाइट्राइट के रूप में अवशोषण करते हैं या तो नाइट्रेट के रूप में अवशोषण करते हैं। अभी क्या कर रहा है, नाइट्रेट को अवशोषण कर रहा है, NO3 माइनस को अवशोषण कर रहा है। कुछ अन्य जीवाणु मिट्टी में मिलने वाले नाइट्रेट्स को तोड़कर फ्री नाइट्रोजन बाहर निकालते हैं, जो पुनः वायु में मिल जाते हैं। मिट्टी में रहेंगे फिर से वायु में मिलेंगे, अगर वायु में नहीं रहता है तो फिर से वहां पे पौधे लगाओगे तो पौधे के द्वारा वो प्रोटीन के रूप में संचित हो जाते हैं। अब क्या है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का कुछ अंश द्वारा नाइट्रिक अम्ल में बदल जाता है। वर्षा के बाद यह जल भूमि में मिलकर नाइट्रेट बनाते हैं, जिससे पौधे अवशोषित करते हैं। नाइट्रोजन का यह चक्र हमारे वातावरण में निरंतर चलता रहता है। अगर देखें हम लोग तो क्या है, जैसे ये बादल है मान लेते हैं, तो यहाँ पे तड़ित चालक के रूप में बिजली गरजती है, तो कभी कभी नाइट्रोजन यहाँ पे गरजने के रूप में, या गरजता है तो नहीं है, गरजने के रूप में नहीं बोल सकते हम लोग, बिजली जब चमकती है तो वो सीधा यहाँ पे पृथ्वी पे आती है तो वो मिट्टी पे समा जाती है। कुछ मात्रा में ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट और अमोनिया या नाइट्रोजन के रूप में मिट्टी पे फिर संचित हो जाती हैं। यही बोला गया है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का कुछ अंश तड़ित विद्युत द्वारा नाइट्रिक अम्ल में बदल जाता है। वर्षा के साथ देखिए, तड़ित विद्युत नाइट्रिक अम्ल बोल रहा है, नाइट्रिक अम्ल में चेंज होगा, फिर नाइट्रिक अम्ल क्या करता है, नाइट्रेट बनाता है जिसे पौधे अवशोषित करते हैं, और नाइट्रोजन का यह चक्र हमारे वातावरण में निरंतर चलता रहता है। पहले नाइट्रिक अम्ल बनाएंगे जो विद्युत तड़ित चालक है, या बिजली जो चमकती है, यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल बनाएंगे, फिर ये नाइट्रेट्स में चेंज होंगे, नाइट्रेट्स में फिर ये नाइट्रेट्स क्या करेंगे, या तो नाइट्रोजन बनाएंगे जो हम लोग का वायुमंडल में निरंतर आगे ये चक्र चलता रहता है। ये हो गया। अब क्या है, केमिकल मेथड द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है। केमिकल, ये तो हमारा क्या था कि किस तरीके से जो बैक्टीरिया है या वातावरण में किस तरीके से नाइट्रेट्स है, नाइट्रिक एसिड है, वो सभी नाइट्रोजन में हम लोग इनएक्टिव नाइट्रोजन को एक्टिव नाइट्रोजन में चेंज कर रहे हैं। तो इनएक्टिव नाइट्रोजन किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे इनएक्टिव नाइट्रोजन, जैसे कि नाइट्रिक एसिड है HNO3, नाइट्रेट्स है HNO3 माइनस, नाइट्राइट है NO2 माइनस। तो ये इनएक्टिव नाइट्रोजन है कि नहीं है, इसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन है, तो ये सब क्या है, इनएक्टिव नाइट्रोजन के रूप में है। अब इसको हम लोग सिंपल सा एक्टिव नाइट्रोजन फ्री के रूप में चेंज करने की क्रिया ही हम लोग का नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाएगा। तो ये हो गया। अब पहला विधि क्या है कि अगर केमिकल मेथड लगाते हैं तो पहला विधि क्या है, अमोनिया निर्माण द्वारा। अमोनिया निर्माण द्वारा क्या होता है इसमें कि हैबर विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि द्वारा अमोनिया निर्माण में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं हैबर विधि कैसे होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं 450 अंश सेंटीग्रेड और 200 वायुमंडलीय दाब पर। तो क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन बनता है और हीट बाहर निकल जाती है, क्योंकि अगर 450 अंश सेंटीग्रेड पे रिएक्शन करवाएंगे तो अमोनिया तो बनेगा, उसके साथ हीट भी प्रोवाइड होगी, तो वो हीट बाहर निकल जाती है और अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से बन जाता है। ये हो गया पहला विधि। दूसरा विधि देखते हैं साइनामाइड विधि द्वारा। साइनामाइड वाटर से रिएक्शन करके NH3 देता है। तो पहले क्या होगा, साइनामाइड बनाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड है वो नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा 1100 सेंटीग्रेड पर, और कैल्शियम साइनामाइड या साइनामाइड बनाएगा और प्लस कार्बन को रिमूव करेगा। फिर कैल्शियम साइनाइड है वो क्या करेगा,
5 मॉलिक्यूल वाटर से रिएक्शन करेगा, या कैल्शियम साइनाइड, या क्या बोलते हैं इसको हम साइनामाइड बोलते हैं, CaCN2 को। अब वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा बाहर, और क्या निकलेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था कि साइनामाइड वाटर से रिएक्शन करके NH3 देता है, तो अभी तो हम लोग का NH3 नहीं दिख रहा है, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड फिर से रिएक्शन करके क्या करता है, NH3 बनाता है और वाटर का मॉलिक्यूल फिर से निकालता है। तो ये साइनामाइड विधि द्वारा हुआ। अब तीसरा क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के औद्योगिक प्रक्रमों में अत्यधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, जबकि नील हरित शैवाल यह कार्य अति सरलता से संपादित करती है। इनमें नाइट्रोजिनेस एंजाइम होता है, और एंजाइम में 2 प्रोटीन होते हैं। जो नील हरित शैवाल होते हैं उसमें नाइट्रोजन एंजाइम होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम, और उस एंजाइम में 2 प्रोटीन होता है बोल रहा है। तो नाइट्रोजन अगर 10 हाइड्रोजन की उपस्थिति में, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं, और जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है उसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवाना है, तो उस एंजाइम में 2 प्रोटीन हो रहा है। तो वो क्या करता है, प्रोटीन है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को संयोजित करके 2 अमोनियम लवण के रूप में बनाता है, 2 अमोनियम, और हाइड्रोजन को मुक्त करता है। फिर क्या है कि 1995 में मोलिब्डेनम मिथाइल के संकुल से NH3 प्राप्त की गई इनऑर्गेनिक कंपाउंड के जरिए से। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाला नहीं देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रोटीन के रूप में इस तरीके से एक बॉन्ड है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका क्यूब के रूप में 2 प्रोटीन है। इसमें क्या क्या है, अल्टरनेट पे सल्फर और आयरन लगे हुए हैं। तो देखते हैं हम कि इस तरीके से ये सल्फर है, देखिए यहाँ पे सल्फर है, तो इसके यहाँ पे सल्फर नहीं है, आयरन है, और इसके जस्ट अल्टरनेट में सल्फर प्रेजेंट है, और अल्टरनेट में ही आयरन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आयरन को देखेंगे तो कितना है, 4 है, सल्फर भी कितना है, 4 है। तो दोनों पे ये क्यूब है, तो इस तरीके से बनाइएगा क्यूब को, दोनों एक साथ, आयरन को और सल्फर को अल्टरनेट मैनर में। फिर क्या करेंगे, इसमें मॉलिब्डेनम का मेटल जोड़ देंगे, और वो किससे जुड़ा रहेगा, फिर से सल्फर के द्वारा आयरन और मॉलिब्डेनम से जुड़ा रहेगा। इस तरीके से है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये आयरन क्या करेगा, आयरन से तो नहीं जुड़ सकता, तो आयरन सल्फर से जुड़ करके मोलिब्डेनम से जुड़ेगा, फिर दूसरा सल्फर से जुड़ करके मोलिब्डेनम से जुड़ेगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, मोलिब्डेनम प्रोटीन। तो फिर से ये आयरन देखिए, ये सल्फर से जुड़ा है, फिर ये आयरन दूसरे वाले सल्फर से जुड़ करके मोलिब्डेनम से जुड़ा है। तो अभी हम लोग का इंपॉर्टेंट क्या है, नाइट्रोजन, इनएक्टिव नाइट्रोजन को एक्टिव नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना। तो इस तरीके से जो प्रोटीन रहते हैं वो नाइट्रोजन, यहाँ पे देखिए ब्लैक में है, नाइट्रोजन को बाइंड कर लेता है, फिर ये नाइट्रोजन को क्या करता है, फ्री कर देता है एक्टिव नाइट्रोजन बनाने के लिए। तो पहले ये तो बाइंड हुआ है, ये एंजाइम बाइंड करके रखा है, फिर आगे रिएक्शन होगा तो क्या करता है कि ये इसको रिमूव कर देता है। रिमूव करने के लिए नाइट्रोजन फ्री हो जाएगा, फिर से ये पूरा रिमूव हो जाएगा इतना सारा नाइट्रोजन, तो फिर एक्टिव हाइड्रोजन बन जाता है। तो ये एंजाइम की स्ट्रक्चर है। अब क्या है कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम की क्रियाविधि कैसे होती है उसको देखते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन और उसकी क्रियाविधि समझाइए करके क्वेश्चन में आता है। तो मैकेनिज्म और नाइट्रोजिनेज देखते हैं क्या होता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम में 2 प्रोटीन होते हैं। यह ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रति एक्टिव 2 आयरन सल्फर रखती है, 2 यूनिट आयरन 4 और सल्फर 4 रखती है, साथ में मोलिब्डेनम भी उपस्थित रहता है। एक्चुअली में ये वाला जो डायग्राम है वो यहाँ पे आएगा आपका, तो इजी है। देखिए 4 आयरन और 4 सल्फर 2 यूनिट रख रहा है, तो ये 2 यूनिट रख रहा है, एक यूनिट ये और दूसरा यूनिट ये, और साथ में मोलिब्डेनम भी उपस्थित रहता है। तो यहाँ पे मोलिब्डेनम उपस्थित है। अब क्या है, प्रत्येक 7 आयरन एटम पर 1 मोलिब्डेनम एटम होता है। अगर 7 एटम आयरन का होंगे तो 1 मोलिब्डेनम का एटम होना जरूरी है। नाइट्रोजिनेज में ना तो अस्थायी डाइएजिन और ना विषाक्त हाइड्रोजन उत्पन्न होता है, यह NH3 उत्पन्न करता है।
नाइट्रोजन तो उत्पन्न NH3 उत्पन्न करेगा, फिर नाइट्रोजन उत्पन्न करेगा। नाइट्रोजनेस की क्रिया में आयरन तथा मोलिब्डेनम दोनों ही आवश्यक हैं। देखिए वहां पे स्ट्रक्चर पे देखे थे हम लोग कि किस तरीके से आयरन और सल्फर मोलिब्डेनम से जुड़ा रहता है, और नाइट्रोजिनेस एंजाइम जलीय विलयन में कार्य करता है, सॉलिड सॉल्यूशन में नहीं करेगा। H2O में H प्लस प्रेजेंट होते हैं। हम सबको पता है कि अगर H2O को तोड़ते हैं तो क्या में टूटता है, H प्लस में, और OH माइनस में टूटता है। तो H2O में H प्लस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वाटर में प्रेजेंट H प्लस या प्रोटॉन का रिडक्शन कठिन कार्य है। ये बजाय हाइड्रोजन को बनाने के नाइट्रोजन पर आक्रमण करेंगे। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन नहीं बनाएंगे हम, क्या करेंगे, उसको नाइट्रोजन पे आक्रमण रिएक्शन करवा देंगे। तो नाइट्रोजिनेज में दो प्रोटीन होते हैं, बहुत बार रिपीट कर रहा है तो ये इंपॉर्टेंट ही है। नाइट्रोजनेस में दो प्रोटीन होते हैं। पूछता है कि नाइट्रोजनेस में कितने प्रोटीन होते हैं, नाम बताइए। तो देखेंगे हम लोग नाम यहाँ पे। स्मॉल प्रोटीन स्टोरेज अपचायक का कार्य करता है। नाइट्रोजनेस में आयरन मोलिब्डेनम सल्फर प्रमुख एलिमेंट है। तो क्वेश्चन एक और आता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा एंजाइम कार्य करता है या कौन सा मेटल काम करता है। तो मोलिब्डेनम होता है पहले, तो फिर आयरन और सल्फर होता है। तो अब देखते हैं प्रतिरूप अध्ययन मॉडल स्टडी कि इसका किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं हम। नाइट्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों के बॉन्ड ऑर्डर समान होते हैं। बॉन्ड ऑर्डर हम लोग देखे हैं, यह सिग्मा क्षारक तथा पाई अम्लीय लिगेंड की भांति कार्य करता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर देखना चाहें तो क्या होता है, नाइट्रोजन कितना रखता है, नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन का 7 होता है और दोनों नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। वैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड अगर देखें तो कार्बन की कितनी होती है, एटॉमिक नंबर 6, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 8। तो कितना हो जाएगा, 6 + 8 14 हो जाएगा। तो 14 का 14 हम देखे हैं फर्स्ट ईयर में, 14 का बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। तो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। तो यह क्या है, सिग्मा क्षारक तथा पाई अम्लीय लिगेंड की भांति कार्य करते हैं, दोनों की तरह कार्य करते हैं ये। तो एक संकुल लिया गया है मोलिब्डेनम क्लोराइड टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन होल थ्राइस 3 इलेक्ट्रॉन के साथ 2 नाइट्रोजन के साथ और DPE के साथ रिएक्शन करवाने पर क्या बन रहा है, मोलिब्डेनम नाइट्रो DPF2, और क्लोरीन बाहर निकल रहा है और टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन बाहर निकल रहा है। तो इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये वाला रिएक्शन लिख दीजिएगा। तो मोलिब्डेनम नाइट्रोजन DPE होल ट्वाइस 6 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके दो अमोनिया और नाइट्रोजन और मोलिब्डेनम का मेटल बाहर निकाल रहा है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी अमोनिया भी बढ़ रहा है और नाइट्रोजन भी बढ़ रहा है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये कार्य कर रहा है। अब देखते हैं, ये भी अलग टॉपिक है, इसी में आयरन सल्फर प्रोटीन एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण पूछता है तो ये सभी आएगा, लेकिन ये छोटा छोटा टॉपिक क्या करता है, 2-2 नंबर में भी पूछ देता है, तो अलग अलग से। और ये नहीं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन ही आएगा, ये आयरन सल्फर प्रोटीन क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या सहायक है, ये भी 2 नंबर में पूछ सकता है। तो क्या है, आयरन सल्फर प्रोटीन का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट अपेक्षाकृत कम होता है। यह आयरन का टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग सल्फर एटम से दर्शाती है। तो टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग कैसे दर्शाती है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे आयरन बीच में है, सेंटर एटम है। अब क्या है, एक सल्फर ऊपर की तरफ जुड़ा है, दूसरा ये और तीसरा ये सल्फर, चौथा भी है। तो टेट्राहेड्रल का संरचना अगर मीथेन का देखें तो कैसे रहता है, ये है, 4 तरफ से जुड़े रहते हैं। तो सल्फर, तो इसका बॉन्डिंग कैसे होगा, टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग है। और सल्फर से देखिए यहाँ पे एक एक करके सिस्टीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिसको अमीनो प्रोटीन बोलते हैं। ये CYS क्या है, सिस्टीन ग्रुप है। तो सभी सल्फर पे क्या जोड़ देना है, सिस्टीन ग्रुप जोड़ देना है। तो ये स्ट्रक्चर होता है रुब्रिडॉक्सिन का। किसका, रुब्रिडॉक्सिन। तो रुब्रिडॉक्सिन का स्ट्रक्चर समझाइए करके क्वेश्चन आता है, तो इसी को आपको समझाना है। तो रुब्रिडॉक्सिन ये पहला स्ट्रक्चर हुआ, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे अगर रुब्रिडॉक्सिन को हम 2 आयरन एटम को एक साथ जोड़ देते हैं तो कैसा होगा, एक यूनिट अगर देखें तो ये है,
एक यूनिट जैसे कि रूबिडाक्सिन ये लेफ्ट साइड वाला था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक आयरन को और जोड़ेंगे। तो दूसरा आयरन जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस तरीके से एक आयरन यहाँ पे जोड़ेंगे, तो एक सिस्टीन ग्रुप ये हुआ, दूसरा सिस्टीन ग्रुप ये हुआ, सल्फर सल्फर ग्रुप के साथ सिस्टीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो और तो नहीं जोड़ सकते हम लोग। तो ये क्या करेंगे, दो सल्फर है उसको ब्रिज की तरह इस्तेमाल कर देते हैं। ब्रिज की तरह इस्तेमाल करेंगे तो एक सल्फर यहाँ ऊपर में रह जाएगा और एक सल्फर नीचे में, और ये दोनों सल्फर सीधा आयरन से जुड़ जाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा, सेकेंड यूनिट वाला होगा। दो अगर आयरन एटम एक साथ जुड़े रहेंगे तो कैसा रहता है स्ट्रक्चर। अब तीसरा देख लेते हैं फेरिडॉक्सिन का स्ट्रक्चर। तो फेरिडॉक्सिन का स्ट्रक्चर कैसे रहता है उसको देखें। तो देखिए ये क्यूब की तरह रहता है, जैसे हम मोलिब्डेनम के साथ दो क्यूब के आयरन और सल्फर को अल्टरनेट क्रम में जोड़े थे, वैसे ही क्या करेंगे, एक क्यूब में क्या करेंगे, सल्फर और आयरन को फिर से अल्टरनेट क्रम में बना लेंगे। बना लिए, देखिए ये आयरन है, ये सल्फर, फिर से आयरन, फिर से सल्फर, और यहाँ पे देखो सल्फर के नीचे सल्फर नहीं है, आयरन है, और यहाँ पे सल्फर, फिर आयरन, फिर सल्फर और फिर आयरन। तो आयरन पे क्या जुड़ता है, देखिए आयरन से ही जुड़ता है सल्फर, फिर सिस्टीन ग्रुप। सल्फर से मत जोड़िएगा, सल्फर और सिस्टीन ग्रुप सेम सेम एटम को नहीं जोड़ना है, विपरीत एटम को जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, ये आयरन हो जाएगा और उसमें सल्फर और सिस्टीन जुड़ा हुआ है। तो जितना भी 4 आयरन है उसमें 4 सल्फर के साथ सिस्टीन ग्रुप जोड़ दीजिएगा। तो इसका नाम क्या होता है, फेरिडॉक्सिन। क्या है, फेरिडॉक्सिन होता है इसका नाम। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, रूबिडाक्सिन में एक आयरन एटम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में सल्फर एटम से जुड़ा रहता है। 2 तथा 4 आयरन एटम वाले प्रोटीन फेरिडॉक्सिन कहलाते हैं। देख चुके हैं पिछले स्लाइड में। दोनों प्रोटीन ऑक्सीकृत व अपचयित हो सकते हैं। दोनों प्रोटीन है रूबिडाक्सिन और फेरिडॉक्सिन, वो दोनों ऑक्सीडेटिव या रिडक्टिव या अपचयित या ऑक्सीकृत हो सकते हैं। ये जैविक क्रियाओं में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन वाहक मतलब कि इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का। तो नाइट्रोजिनस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को, नाइट्रोजिनस एंजाइम है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया में अपचयित करता है। इसमें 2 प्रोटीन होते हैं, 2 प्रोटीन बार बार रिपीट हो रहा है, देखिए। तो पहला प्रोटीन है आयरन प्रोटीन और दूसरा प्रोटीन है आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आयरन प्रोटीन होता है और आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन होता है। तो अपचयन के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन से नाइट्रोजिनस को स्थानांतरित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का स्रोत पायरुवेट का ऑक्सीकरण है। बॉटनी में रहता है साइकिल पायरुवेट, तो पायरुवेट एंजाइम है, उसका ऑक्सीकरण के लिए होता है। पहले इलेक्ट्रॉन आयरन प्रोटीन को स्थानांतरित होता है, अपचयित आयरन प्रोटीन के साथ एक संकुल बनाती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आयरन प्रोटीन को स्थानांतरित होंगे, उसके बाद एक संकुल बनाएगा, उसके बाद आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन को वो स्थानांतरित होते हैं, बोल रहा है। तो अब देखो एक साइकिल है नाइट्रोजन का, ये देखिए नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नाइट्रोजन दिख रहा है हमें, उसका अमोनिया में अपचयित करना वही प्रोटीन का कार्य होता है। तो क्या रिएक्शन होता है, सबसे पहले तो एसिटिल फास्फेट होता है, वो एसीटेट में कन्वर्ट होता है। ये एसिटिल फास्फेट देखिए, एरो को थोड़ा सा देखिएगा, एसिटिल फास्फेट एसीटेट में कन्वर्ट होगा। फिर क्या होता है, एडीपी प्लस फास्फेट, पी क्या है, फास्फेट ग्रुप है, और एडीपी और फास्फेट मिलकर एटीपी में कन्वर्ट होते हैं, एटीपी। फिर क्या होता है, एटीपी होता है वो मेटल के +2 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ फिर से एडीपी और फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, साइकिल के रूप में चलता है यहाँ पे। तो ये रिएक्शन होता है तो क्या होता है, जो नाइट्रोजन है, फ्री नाइट्रोजन, वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो अमोनिया में कन्वर्ट होगा तो फिर और क्या होता है, जो फेरिडॉक्सिन है रिड्यूस्ड फॉर्म, वो फेरिडॉक्सिन में कन्वर्ट होता है। जो सिंपल फेरिडॉक्सिन है फिर से वो रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये एक साइकिल के रूप में इन्वायरमेंट में चलता रहता है, एडीपी से एटीपी, और नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन करता है। ये हो गया साइकिल। अब क्या है, मोनोप्रोटीन मोलिब्डेनम आयरन तथा एटीपी के मैग्नीशियम साल्ट के साथ संकुल बनाती है। इसके पश्चात अपचायक इलेक्ट्रॉन मोलिब्डेनम आयरन
को स्थानांतरित हो जाता है। उसके पश्चात नाइट्रोजन के निकट जाता है। अनेक पदों में प्रोटॉन वाटर से नाइट्रोजन को स्थानांतरित होते जाते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नहीं करोगे तो भी ठीक रहेगा। इससे एडीपी का मैग्नीशियम साल्ट, फ्री फास्फेट एवं अमोनिया प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन अपनी मूल अवस्था से प्राप्त हो जाती है। मूल अवस्था फिर से प्रोटीन जो कन्वर्ट हुई रहती है वो फिर से नाइट्रेट्स, पौधे क्या करते हैं, फिर से नाइट्रेट्स को जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं, फिर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो एटीपी से एडीपी तथा फास्फेट में जल अपघटन ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ऊर्जा उत्सर्जित करेगा ही। और ये देखिए, अगर नाइट्रोजन मोलिब्डेनम से अटैच है तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के 2 हाइड्रोजन लेकर के ये दोनों हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन के द्वारा यहाँ पे जुड़ जाता है। फिर 2 नाइट्रोजन लेगा, 2 हाइड्रोजन लेगा, फिर 2 हाइड्रोजन लेगा तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा गलत है क्योंकि इसकी वैलेंसी देखें तो नाइट्रोजन ये वाला तो ठीक है, और ये क्या होगा, इसका वैलेंसी ज्यादा हो रहा है। कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, और एक बॉन्ड को तोड़ देते हैं हम, क्योंकि एक बॉन्ड को तोड़ेंगे तभी तो हाइड्रोजन आएगा। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, और ये भी सही है वैसे, क्योंकि नाइट्रोजन की 5 भी दर्शा सकते हैं। तो अब देखो, फिर से ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा और हाइड्रोजन को लेगा। तो ये जैसे हुआ है, ये बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ देगा और एक हाइड्रोजन को यहाँ देगा। तो ये क्या बना है हम लोग का, मोलिब्डेनम NH3। फिर से 2 हाइड्रोजन लेकर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करेगा, ये टूट जाएगा। 2 हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ेगा, देखिए ये तो टूटेगा मोलिब्डेनम के साथ से, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो एक NH3 ये और दूसरा NH3 ये, तो 2 NH3 के रूप में यहाँ पे बना और मोलिब्डेनम अलग हुआ। फिर मोलिब्डेनम क्या करता है, फिर से नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए साइकिल में चला जाता है। तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का टॉपिक कंप्लीट, BSc फाइनल ईयर का। धन्यवाद।